अब मेरी बात सुनो, पिछली क्लास में मैंने आपको पार्लियामेंट के साथ में जब पढ़ाया था तो राष्ट्रपति पूरा पढ़ा दिया था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? राष्ट्रपति पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है जी। आज मैं आप सभी को आज मैं आप सभी को हाँ, आज पॉलिटी है। जय श्री राम बेटा। आज मैं आप सभी को जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पढ़ाने वाला हूँ? पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कहने का राष्ट्रपति की शक्तियां। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो पावर है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधायी शक्ति। क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। अभी पहले एक एक पावर सुन लीजिए, फिर मैं सारी पावर एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। दूसरी कह रही है बेटा एग्जीक्यूटिव पावर, इसे कहते हैं कार्यपालिका की शक्ति। पहली कौन सी है? लेजिस्लेटिव पावर। दूसरी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति। तीसरी कह रही है ऑर्डिनेंस पावर, जिसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या कहते हैं बेटा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथी कह रही है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब है न्यायिक शक्ति। जुडिशियल पावर का मतलब क्या है मेरे साथियों? न्यायिक शक्ति। चौथी के बाद जो पांचवी है वो कह रही है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। अगला जो कह रही है वो कह रही है मिलिट्री पावर, जिसे कहते हैं सैन्य शक्तियां। और उसका अगला कह रही है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। और लास्ट जो कह रही है वो कहा जा रहा है शक्तियों में, क्या कहा जा रहा है? कूटनीतिक शक्ति। क्या कहा जा रहा है? कूटनीतिक शक्ति। कन्हैया लाल बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार बेटा आपको। अभी चलो, तो इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए कि सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है, आगे फिर चले। जल्दी से बता दो, सभी लोग बता देंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम एक एक पावर को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? हम एक एक पावर को डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और दिल से क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और इस बात को जरूर याद भी रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए फिर। बहुत ही शानदार, एकदम झमाझम है सब कुछ, जिंदगी झमाझम है। क्यों भाई? अच्छा, अब मेरी बात सुनना बहुत गौर से। अब हम पहले बताएंगे आप सभी को लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हिंदी में क्या कहा गया था? विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर या कहा गया था विधायी शक्ति। बड़े गौर से सुनेंगे आप लोग मुझे। अगर गौर से सुनेंगे ना तो ये मान के चलिए कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हो सकता है कुछ बातें तो लिखनी भी ना पड़े, ऐसा बता दूंगा, ठीक। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। जो लेजिस्लेटिव पावर होती है इसके अंतर्गत, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है इसके अंतर्गत कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्न तो ये बन गया कि सर लेजिस्लेटिव पावर में क्या कहते हैं? कहते हैं सर योर राइटिंग इज जस्ट इनक्रेडिबल। यार ऐसे मत कहा करो, इतनी अंग्रेजी बोल दे तो मैं डर जाता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद आप सभी का। आप सभी लोग मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद मेरे साथी। ठीक, हाँ मेरी बात सुन लो बेटा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो। लेजिस्लेटिव पावर में ही बताया गया है, क्या बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा, क्या होगा बेटा, जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा, वो कोई भी व्यक्ति बने, वॉट एवर द पर्सन, जो भी पर्सन बनेगा वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति लोकसभा को, क्या कहा गया, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। क्या मैंने कहा, लोकसभा डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग होगी। लोकसभा क्या होगी मेरे साथी, डिसॉल्व होगी, या आप कहोगे भंग होगी। अब लोकसभा अगर भंग होगी तो एक सिंपल सी आपको बात समझनी है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर करेंगे, तो ये जो एडवाइस होगी वो एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग की जाएगी। बोलो मेरे साथी, इतनी बात क्लियर की नहीं, जल्दी से बता दो, इतना मुद्दा क्लियर की नहीं। फिर मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूं। दूसरा, आप सभी ने सुना होगा कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इन दोनों का ही संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसे हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। मतलब कहने का, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है, इसे बुलाएगा कौन, बुलाने का मतलब है सम्मन कौन करेगा, तो इसे सम्मन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट बुलाएगा। ये देखो घनश्याम, हद हो गई, तुमने जो लिखा है ना, ये इतना खराब लिखा है, इतना गंदा लिखा है कि मैं अब आपको कुछ कह नहीं सकता। मैंने कब कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, कहाँ लिखा है, कहीं आपने लिखा देखा है, बताओ। घनश्याम जी लिख रहे हैं प्रेसिडेंट इज अ सर्वेंट ऑफ पीएम ड्यू टू पीएम अपॉइंट्स प्रेसिडेंट। कितनी गलत बात है, हैं? सर्वेंट का मतलब जानते हो कि नहीं, सम्मन का मतलब होता है कॉल करना बेटा, बुलाना। आप यहां पर बुलाना, आप यहां पर सम्मन की जगह लिख सकते हो कॉल बाय द प्रेसिडेंट। बात क्लियर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ूंगा मैं। गरिमामय शब्द का इस्तेमाल किया जाए, हाँ, और जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति की अपने अपने पद की संवैधानिक गरिमा है, और उस गरिमा से बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। आप सभी ने देखा होगा राज्यसभा में, और मेरे साथियों अभी तक लोकसभा में भी कहा था, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं बनता। हाँ, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है, 4 बार मत लिखो मेरे भाई, बहुत बार मना किया है आपसे, 4 बार मत लिखो, मैंने सुन लिया है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता जैसा आपने प्रश्न पूछा है, पहली चीज तो, ठीक है, कि कौन पावरफुल ज्यादा होता है। संविधान में तो सबसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए भी कुछ बाउंडेशंस हैं।
वो अपनी जो भी काम करेगा वो सारे के सारे काम मंत्री परिषद के सुझाव के अनुसार करेगा। ये संविधान कहता है और जैसा संविधान कहता है वैसा हमें मानना होगा। ठीक, अन्यथा पावरफुल तो राष्ट्रपति ही है, उसके पास बहुत सारी पावर है, वो जब चाहेगा तब कर देगा। बात समझ रहे हैं? वो अपने स्वाविवेक से कर देगा कई सारे काम। एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास होती है। ऑलरेडी मैंने आपको आर्टिकल नंबर 53 में बताया था, कार्यपालिका की शक्ति होती है, लेकिन उस कार्यपालिका को कराता कौन है? प्राइम मिनिस्टर कराते हैं। तो ये एक तरीके का दिया हुआ पद है कि भाई आप मेरे काम को करिए, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर देनी होगी, राष्ट्रपति को बताना होगा आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं मनमाना चलता रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को 12 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता है या आप कहेंगे नॉमिनेट किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे और याद भी रखोगे। बोलो भाई, इतना मुद्दा अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताएं, क्योंकि लोकसभा में भी होते थे, अब हट चुके हैं तो अब उन्हें बताने का कोई अर्थ है नहीं। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, और आप सभी लोग और मेरी एक बात सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है। कहते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट सुनिएगा, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं सर कौन सी रिपोर्ट, जैसे CAG है, इसे कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में रख देते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। इसी तरीके से UPSC अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में रखते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है। बोलो यस और नो। इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन, जिसे हम कहते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन भी अपनी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो किसे देता है? तो आप कहोगे वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में रखते हैं। बोलो ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताने सभी लोग, जल्दी से बताएं प्यारे दोस्त। ठीक है, तो इतने वो काम हैं जो लेजिस्लेटिव पावर के बिहाफ पर राष्ट्रपति के द्वारा आपके स्टैंडर्ड पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा। अगला जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कार्यपालिका की शक्ति। एग्जीक्यूटिव सर ये सब अलायंस में आते हैं। अलायंस में क्यों आएंगे भाई? अलायंस में क्यों आएंगे? अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। तो ये गठबंधन में क्यों बोलोगे? इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, अलायंस कैसे हो गया? बताओ आप मुझे, बताओ अलायंस कैसे हो गया? काम सभी के सेम है क्या? नहीं ना। ये काम करता है केंद्र और राज्य के जो खाते हैं सरकार के, उन खातों की देखरेख करता है, टैक्सेस के ऊपर काम करता है। ये जो होते हैं UPSC, ये एक संवैधानिक निकाय है जो देश में ब्यूरोक्रेसी को देखता है और साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के पदों को निकालता है और एग्जाम करवाता है। बोलिए, ये फाइनेंस कमीशन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ये बेसिकली टैक्सेस पे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस पे काम करता है। बोलिए, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते? पावर है उनके पास में, पर हर समय इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ चीजें देखिए, ये आपके लिए अच्छा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मोदी जी उल्टा सीधा सब कुछ करें, संविधान को नहीं माने,
राष्ट्रपति तुरंत लगा देगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सस्पेंड कर देगा गवर्नमेंट को। दैट इज द वे। नेशनल इमरजेंसी लगा देगा, राष्ट्रपति शासन नहीं बोलेंगे, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगा देगा 352 में, सरकार सस्पेंड हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो तरीके बहुत होते हैं, पर उन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। चल, अब अगली जो पावर है वो बता दी थी मैंने आप सभी को, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। अब एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, सुन लीजिए बड़े गौर से सुनिएगा, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने नहीं लगाई थी, इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने लगाई थी। इंदिरा गांधी के पास तो पावर ही नहीं है कि वो इंदिरा क्या लगा दें, इमरजेंसी लगा दें। ठीक है, इंदिरा गांधी के पास में तो पावर ही नहीं थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, इमरजेंसी इसलिए लगाई जाती है जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा हो, दूसरा कोई वॉर कर दे, तीसरा आपके देश में ही इंटरनल एग्रेशन हो जाए, अशांति का माहौल, गृह युद्ध जैसी चीजें हो जाए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के कहने पर लगाई गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहा कि आप बिना मंत्री परिषद की सलाह के लगा दीजिए, और वो लगा दी गई। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता, ये इंडिविजुअल व्यक्ति को गवर्नमेंट बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं। सब कुछ बंद करने से कोई लाभ होगा? उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, हाँ, महामारी फैल नहीं, ये तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। उस टाइम प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। भाई सवाल पूछने हैं या पढ़ना है? सवाल पूछने या सिर्फ पढ़ना है? जितने बैठे हैं एक को कुछ नहीं पता है। ये जितने भी टाई टाई कर रहे हैं ना, ये टाई टाई वाले 2-4 ठो लोग हैं। तो अगर पढ़ना है तो फिर आगे पढ़ा दूं मैं, नहीं तो फिर सवाल पूछ लो। और मैं देखो ये पेन है ना, ये पेन ये पेन रखा है, अब आप सवाल पूछो, आई एम फ्री। बोलो जल्दी से। अब मैं सिर्फ सवाल बताऊंगा 1 घंटे। चलो सवाल पूछो, सवाल, सिर्फ सवाल पूछो और कुछ नहीं पूछोगे। जिसका सवाल आएगा उसका आंसर मिलेगा। कैलाश सिंह, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप, टोपी लगाए हुए, बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं, सवाल पूछो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? सवाल पूछ लो, खत्म हो जाएगा। किसी डॉक्टर ने बताया है क्या कि ये सब पढ़ना है? सवाल सवाल सवाल, सवाल पूछ लो भाई। जब मैं कह रहा हूं पहले उसको पढ़ लो तो सवाल ही नहीं रह जाएगा। तो सवाल के ऊपर सवाल करने से क्या फायदा है? अभी मैं फिर आपको बंद कर दूंगा तो आप कहोगे सर सभी टीचर हमसे बात ही नहीं करते सर, हम हाथ उठाए रहते हैं सर, हमको पूछते भी नहीं सर, सर आप ही हमारा दर्द सुनते हो सर, सर प्लीज हमारा दर्द सुन लो। है, बताओ। जब कह रहा हूं कि एक बार पढ़ लो, फिर सवाल ही नहीं रहेगा आपके मन में, तो पूछने लायक कुछ बातें बचेगा ही नहीं।
तो कह रहा नहीं, पहले हम तो सवाल पूछेंगे सर, तभी मजा, हमारे दिल में तसल्ली नहीं मिलती। हमें मास्टर को चेक करना होता है पहले कि उसको आता है कि नहीं आता। वो कहीं किताब से देख के तो नहीं पढ़ रहा सर है? कहाँ गए सवाल वाले? घनश्याम वाजपेयी, अनम्यूट करो अपने आप को। बहुत तुम्हारा सवाल आ रहा है। राष्ट्रपति का पी जानते हो? हाँ, राष्ट्रपति का पी पता है? यार जब मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले पढ़ लो फिर प्रश्न पूछ लेना, प्रश्न ही नहीं बनेगा। तो पहले हमें तो सवाल पूछना है, राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कर दिया था, उससे गवर्नमेंट को क्या लाभ है? अरे बेवकूफ, एक बात बताओ, देश बंद करके गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा? वाहन चलेंगे? नहीं चलेंगे। टोल टैक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। वाहन नए खरीदे जाएंगे? नहीं। टैक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। रेवेन्यू जनरेशन बंद हो जाएगा तो क्या लाभ होगा? आपकी फैमिली में जो भी आपके फादर होंगे या मदर होंगे जो जॉब पर जाते होंगे, अब उनकी नौकरी ही चली जाएगी प्राइवेट, तब क्या करोगे? तो लाभ हुआ तुमको? जल्दी बताओ, लाभ हुआ? नहीं हुआ। जब तुम्हें लाभ नहीं हुआ तो सरकार को कैसे लाभ होगा? सरकार तो ना चाहते हुए बंद करती है आपको बचाने के लिए। इसमें सारे के सारे क्या आते हैं? अपॉइंटमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? अपॉइंटमेंट्स आते हैं। एक बार टॉनिक दिया था तो अभी 20 दिन चला है और फिर टॉनिक लेने की आदत पड़ चुकी है। जब तक एक दो बार बताऊं नहीं, समझाऊं नहीं ढंग से, तब समझ नहीं आता। अब जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, अब आप सोचिए राष्ट्रपति किसे किसे अपॉइंट करता है। जैसे सीएजी को अपॉइंट करता है, जैसे एजीआई को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करता है, स्टेट में गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। बोलिए, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करता है, साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। बोलिए, ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ईटीसी कर दो, एक्सेट्रा। ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ये तो एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए गए, और भी अपॉइंटमेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ उपराज्यपाल होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट करता है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे हम हिंदी में प्रशासक कहते हैं, उसकी भी नियुक्ति करता है। एम्बेसडर जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, और जो हाई कमिश्नर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। तो बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ कमीशन और भी हैं। जैसे मैं कह दूं एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, मैं कह दूं एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और मैं कह दूं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। क्या बेटा? बैकवर्ड क्लास। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेटा क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम होती है
और वो डायरेक्ट अंडरटेकिंग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। जितने भी यूटीज हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है, दैट इज द रीजन। चलिए, एजीआई को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। अगला पॉइंट हम लोगों का था पावर में, अगर मैं बात करूं तो मैं अगला आपको बता देता हूं, जुडिशियल पावर। एक बार चेक कर लेना, आगे पीछे भी बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए जुडिशियल पावर क्या होती है। अगर मैं जुडिशियल पावर की बात करूं, जुडिशियल पावर, इसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक शक्ति। क्या कहते हैं? न्यायिक शक्ति कहा जाता है। अगर मैं न्यायिक शक्ति की बात करूं, फाइनेंशियल पावर की बात, सॉरी, जुडिशियल पावर की बात करूं, तो जुडिशियल पावर में अभी मैंने कुछ बातें बताई आपको, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट बताया, तो वो जुडिशियल पावर के बिहाफ पर एग्जीक्यूटिव पावर में अटैच करके बताई जाती है। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको यहां बता दिया। साथ ही साथ में एक पॉइंट आता है अनुच्छेद नंबर 72, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में पार्डनिंग पावर होती है। इसे कहते हैं क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? क्षमादान शक्ति का मतलब क्या हुआ भाई? क्षमादान शक्ति का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथी, कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की जो सजा है उसे माफ कर सकता है। उसे क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वो क्या कर सकता है इसमें? आप कहो सर क्या करेगा? वो कई केस कर सकता है। जैसे वो कह सकता है कि अब आपको मृत्युदंड नहीं होगा, उम्र कैद होगी, आजीवन, जब तक मरोगे नहीं तब तक आपको जेल में रहना है, ये कह सकता है पहला, अगर मृत्युदंड नहीं देगा तो। दूसरा कह सकता है आपसे कि आपको 20 वर्ष की सजा है। या कह सकता है तीसरा, क्या, कि आपको लीव किया जाता है, लीव किया जाता है, छोड़ दिया जा रहा है, आप जाइए, आपको कोई सजा नहीं। तो ऐसा भी कह सकता है। मतलब कहने का, जो राष्ट्रपति होगा यहां पर अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा। इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर को स्वविवेक, इसका इस्तेमाल करेगा और इनमें से वो कुछ भी कह सकता है, जो कह देगा वही मान लिया जाएगा। बात क्लियर? अब राष्ट्रपति के पास में अगर क्षमादान शक्ति है और किसी को मौत की सजा या सजाए मौत हुई, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन फाइल करनी होती है। मर्सी पिटीशन फाइल करनी होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रपति उस पर संज्ञान लेंगे और देखेंगे किस आधार पर सजा देगा। अच्छा एक बात बताओ शिवम भट्ट, कि जिस व्यक्ति को, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको सजाए मौत हो गई, थोड़ी देर के लिए मान लो, सपोज कर लिया मैंने, क्योंकि तुम बुरा भी नहीं मानते है ना, अच्छे बच्चे हो। तो अगर मौत की सजा हो गई तो तुम्हें सजा दी किसने होगी? या तो हाई कोर्ट ने, या तो सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने तो दी होगी,
हाँ या ना, जल्दी से बताओ। फिर अब एक बात बताओ, उसमें अब तुम बचना चाहते हो तो अब तुम जाओ ना राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का आधार तुम्हें माफ करने का क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तुमने कौन सा अपराध किया है तो अपराध के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी को कहते हैं कंटेम्परेरी कॉजेस, कि उस टाइम के तात्कालीन कारण क्या होंगे ये मैं कहने में बिल्कुल असमर्थ हूं कि आपने क्या किया या आपका क्या अपराध था या ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा सिर्फ भारतीय न्यायालयों में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में जो न्यायालय आपको सुनाएंगे सजा उनके लिए रहेगा। मर्सी पिटीशन फाइल करने का टाइम पीरियड नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब आपको सजा हो जाए तब आप चले जाइए, पहले नहीं जा सकते। आप सोचो हमें सजा नहीं हुई पहले जाके फाइल कर दे, नहीं। आपको जब सजा हो जाएगी इसके बाद मर्सी पिटीशन फाइल होती है। ठीक है, हाँ वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। चलिए आगे की बात सुनिएगा बड़े गौर से। ये तो हो गई जुडिशियल पावर। अब बात आती है फाइनेंशियल पावर की। किसकी बात आती है? फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर को ही हिंदी में कहते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। एक 180 साल की इंप्रिजनमेंट हो ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ कह सकते हो। ये तो खुद भी सोचो ना, भारत में जीने की आयु ही 65 वर्ष है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि 65 वर्ष में व्यक्ति मर जाएगा। अब कोई व्यक्ति 70 साल चल जाए तो इसके लिए गारंटी थोड़ी ना बेटा। पर जो जीवन प्रत्याशा बताई गई 65 वर्ष बताई गई है। ठीक है, ऐसे तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि भारत में जब, क्या नाम था उनका, साउथ इंडिया की एक महिला नेता थी, मोटी सी, अम्मा कहते थे उनको शॉर्ट में, जयललिता। जयललिता को जब उनकी डेथ हो गई इसके बाद उन्हें सजा दी गई थी, और वो भी मैं बता दूं उनको 10 वर्ष की सजा दी गई थी। तो अब मर गई तो अब कौन सजा लेने आएगा बताओ। और इसके साथ में जुर्माना भी लगाया गया था 10 करोड़ रुपए का, क्योंकि वो करप्शन में पाई पकड़ी गई थी। ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज है। हाँ, हमें इंडिया का सिस्टम जानना है, हमें यूएस और जापान से कोई मतलब नहीं है। वहां पे जीवन प्रत्याशा इतना है ही नहीं, वो तो कहने के लिए आप कितना भी कर दो। हाँ वो अलग बात है, जीवन प्रत्याशा ही नहीं है, आदमी ही इतना नहीं जीता कभी। आप बताइए, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा उम्र का आदमी है वो 110 या 112 वर्ष का, 105 वर्ष का होता है। सर इंडिया में एक अजूबा है, मेरी दादी लास्ट ईयर 105 साल की स्वर्ग गई हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, इंडिया में हो सकता है पर सभी के साथ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सभी लोग 110 साल या 105 साल नहीं जीते, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक कॉमन फीचर लिया जाता है, ना कि स्पेशल केस लिया जाता है। ठीक है, हाँ तो अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग घर का। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, फाइनेंशियल पावर, यही तो हम भी कह रहे हैं, इसी को संविधान कहते हैं कि डेथ के बाद उन्हें पनिशमेंट दिया गया, तो पनिशमेंट तो नहीं मिला लेकिन जो 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी थी वो जरूर मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को लिया उन्हें वो देनी पड़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली है आप सभी की फाइनेंशियल पावर, जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय शक्ति। फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें तो इसी में बताया गया है मनी बिल, जिसे हम लोग कहते हैं धन विधेयक, जो कि अनुच्छेद नंबर 110 में है। ठीक है, दूसरा इसी में बताया गया है बजट, जो अनुच्छेद नंबर 112 में है। इसी में बताया गया है कॉन्टीजेंसी फंड,
जो कि अनुच्छेद नंबर 67 में है। इसी में बताया गया है कंसोलिडेट फंड, जो अनुच्छेद 266 में है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं, चाहे जो भी हो, ये सब क्या है, एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बताए गए हैं। बजट में भी देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है। कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है ये आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, इसको राष्ट्रपति के पास रखा जाता है, राष्ट्रपति इसके कर्ता धर्ता होते हैं। ये कंसोलिडेट फंड है, इसका कर्ता धर्ता जो सरकार होती है वो होती है, मतलब पीएम होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन होता है, पीएम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। ये हो गई आपकी कौन सी पावर, फाइनेंशियल पावर। मनी बिल में सारे टैक्सेस के प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर आएगा, क्या इनकम रहेगी, इसके ऊपर पूरी बात की जाती है। बजट में आप जानते हो विभिन्न योजनाएं आती हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो सभी लोग, इतना मुद्दा क्लियर सभी को। अगली जो पावर है उसको ध्यान रखिएगा, क्या मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को। उस पावर का नाम है मिलिट्री पावर। कौन सी पावर है, जल्दी से बताओ। उस पावर का नाम है मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर तो मुझे लगता है एकदम आसान होती है। पीएम केयर फंड कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, वो एक वेलफेयर स्कीम है। कंसोलिडेट फंड को संचित निधि कहते हैं हिंदी में। मिलिट्री पावर, पीएम केयर फंड्स एक वेलफेयर स्कीम है। जो पीएम केयर फंड्स में है क्या, हमारे और आप लोगों के द्वारा दिया गया जो दान है वो रखा हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मिलिट्री पावर के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो तीनों ही सेनाओं का, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है, कमांडर होता है। वो मिलिट्री पावर नहीं है, वो इमरजेंसी लगी है वहां पे, तो इमरजेंसी के समय सारी जो कर्ता धर्ता होते हैं वो आर्मी हो जाती है, मिलिट्री पावर नहीं लगी है वहां पे। जिसने भी लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे राष्ट्रपति शासन में राज्यों में अब देखिए, ये तो संविधान में लिखा गया है कि सुप्रीम कमांडर है। अब वो गोली चला पाए या ना चला पाए वो मुद्दा अलग है, ठीक है। अब वो देखो क्या करता है, 3 लोगों की नियुक्ति करता है। कौन 3 लोग हैं, सबसे पहले चीफ ऑफ द आर्मी, दूसरा चीफ ऑफ द नेवी, और तीसरा चीफ ऑफ द एयरफोर्स। ये वो 3 हिस्से हैं जहां पर ये काम होता है। जल्दी से बताओ, मुद्दा क्लियर। हमारे भारत में एक नया पद भी बनाया गया था, सीडीएस। क्या कहते हैं इन्हें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बोलो मुद्दा क्लियर। आर्मी के चीफ सभी को पता है, मनोज मुकुंद नरवणे। नेवी के भी पता होंगे, करमवीर सिंह। और एयरफोर्स राकेश सिंह भदौरिया। सीडीएस कौन है, जल्दी से बताओ।
बिपिन रावत। सर एनडीए को कौन अपॉइंट करता? एनडीए को कोई अपॉइंट नहीं करता। एनडीए कोई अपॉइंट थोड़ी ना होता है यार। एनडीए तो एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एकेडमी का नाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू जो नए युवा हैं वो एग्जाम देते हैं और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो सवाल देखो कितना भयावह है। कह रहे हैं एनडीए को कौन अपॉइंट करता है? एनडीए को घनश्याम वाजपेयी अपॉइंट करते हैं? तुम्हारा सवाल इतना खतरनाक क्यों होता है जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, क्यों? आगे बात सुन लो अब बहुत गौर से। अगली जो पावर है उसे कहते हैं इमरजेंसी पावर, जिसे हिंदी में कहा गया है आपातकालीन शक्ति। कौन शक्ति? आपातकालीन शक्ति। एक बात ध्यान रखिएगा, अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। हाँ, बस देखिए, मेरा कहना अगर गलत हो तो आप ईमानदारी से बता दीजिए। जब आप पढ़ाने से पहले आप खुद सोचिए, थिंक अबाउट इट। आप अपने मेरे स्थान पर आप अपने आप को रख के देखिए कि जब सारा समय मैं आपको क्वेश्चन बताने में कंज्यूम कर दूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? मुझे ये बता दीजिए। या तो आप ये कह दें कि सर आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने हैं, डाउट बता दीजिए, खत्म बात। तो सर को कोई टेंशन नहीं है, सर को पेन नीचे रख देना है, बोलना कि हाथ ऐसे जोड़ लेने, कहते हाँ भैया चलो पूछो, हाँ या ना। अब पता चला हम सारा टाइम क्वेश्चन बताने में निकाल देंगे तो आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, और सिलेबस नहीं होगा तो एग्जाम कैसे दोगे बेटा? ठीक है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, पर उसका देखिए, जो बात बुरी लगे वो हमेशा ध्यान रखना आपके जीवन के लिए अच्छी है, और जो बात बहुत मीठी लगे वो समझ लेना जीवन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कड़वी जो दवा होती है वो कड़वी होती है। बोलो जल्दी से। जो दवा कड़वी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, कर देती है मर्ज को या बीमारी को, और जो मीठी होती है वो का समय लेती है ना। देखो, अच्छा, इमरजेंसी पावर में हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की इमरजेंसी है। कितने प्रकार की इमरजेंसी है बेटा? 3 प्रकार की इमरजेंसी है। अब पहली इमरजेंसी सुनिएगा, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत लगती है। दूसरी जो है उसे कहते हैं रूल ऑफ प्रेसिडेंट, या आप इसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद नंबर 356। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो है मेरे प्यारे साथी, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है आर्टिकल नंबर 360 में। बात क्लियर? अब देखो, आप बात को समझिएगा, इसमें से जितनी भी तीनों इमरजेंसियां हैं, इनमें से
पूरे देश में जो लगती हैं वो दो हैं या लग सकती हैं, वो दो हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक फाइनेंशियल आपातकाल। ये दो लग सकते हैं, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा बड़े गौर से, लेकिन आज तक नेशनल इमरजेंसी तो 3 बार लग चुकी है, लेकिन कितने बार लग चुकी है? 3 बार। 1962, 1971, 1975। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार लागू नहीं की गई। बोलो मुद्दा क्लियर हुआ? फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार लागू नहीं की गई। अब आप यहां देखो, यहां पे किसके साथ वॉर हो रहा था, जल्दी से बताओ, सभी को पता है। ऐसी जिनकी नाक होती है ना, ऐसी नाक वाले, कैसी होती है ऐसी नाक, जल्दी से बताओ, टेढ़ी नाक किसकी होती है? चाइना की। तो चाइना के साथ था। और यहां पे किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ में। और यहां पर अपने ही देश में अशांति थी, इंटरनल एग्रेशन था, अपने ही देश में मरे कटे जा रहे थे। बोलो। तो ये वो 3 समय थे जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है। अब आप कहोगे ये कहां लगेगा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये देश में नहीं लगता, ये देश के अंदर जो राज्य हैं उनमें लगता है। ये देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें लग सकता है। अगर राज्य में क्यों लग सकता है? अगर राज्य कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ना करें, फॉलो ना करें, तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, वैसे ही सारी पावर निकल के उस राज्य के गवर्नर के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? गवर्नर के पास। बेटा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, उसमें अमृतसर मंदिर में, देखिए एक्चुअली वो खालिस्तान का मुद्दा भी था, ठीक है, जिसको लेकर के और इंदिरा गांधी की कहीं ना कहीं उससे भी संबंध रखता है। तो इन सारे के चलते जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है, और उन्होंने असलहे, बंदूकें, है ना, बहुत सारे हथियार अमृतसर मंदिर में छुपाए हुए थे, या अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है उसमें छुपाए थे। तो वहां पे आर्मी की रेड हुई थी और कहा गया कि भाई आर्मी जूते उतार के जाएगी। तब आर्मी वाले भाई जूते उतार के कहाँ ढूंढते घूमेंगे, आप भी जानते हो। तो उसमें कई सारी आस्था की बातें भी थी, ठीक है, जिसके चलते ये हुआ था। बेसिकली इसका रीजन था खालिस्तान। बेसिक रीजन क्या था बेटा? खालिस्तान। अच्छा, 370 से पहले जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। बिल्कुल बेटा, 370 के बाद भी लगा हुआ था शिवम, 370 के बाद भी लगा हुआ था, कई महीनों लगा रहा, लगातार 4 महीने कुछ दिन तो लगातार रहा था, ठीक है। देखो कार्तिक जी, स्टेट गवर्नमेंट जब गिरेगी तो उसके 2 कारण होंगे। अगर ऐसे गिरती है तो हो सकता है उसकी जो मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर थे उनमें से लेस हो गए, ठीक है, तो उसकी सरकार गिर गई हो।
अगर उसकी सरकार गिर गई है तो जिधर के नंबर लेस हुए हैं तो दूसरी तरफ वो नंबर बढ़ गए होंगे, तो दूसरे व्यक्ति को या दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा कि आप आइए और सरकार बनाइए। जम्मू कश्मीर वर्तमान में यूटी है, यूनियन टेरिटरी। आरुस आरस अर्स खां कह रहे हैं 370 क्या है बेटा? एक आर्टिकल था 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट देता है। 370 था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन भी जान गए आप सभी लोग। अब आगे मैं बढ़ूंगा और आप लोगों ने एक इमरजेंसी लिखी है जिसका नाम है, अगर आपको याद हो, डिप्लोमेटिक पावर। ये देखो, कोई कह रहा है शांति से क्या लेना देना। सर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में शांति से क्या लेना देना? अरे भाई, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और वहां शांति के लिए ही तो पहल की जा रही है? और तुम कह रहे हो शांति से क्या लेना देना? शांति नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर कैसे काम करेगा? 370 तो पहले हट चुकी है। 370 आज थोड़ी ना हटी है, 31 अक्टूबर 2019 को हटा दी गई थी, यहीं से खत्म हो चुकी है। स्पेशल राइट्स मैंने बोला है कि तुमको शांति बोला है, पता नहीं क्या सुनते हो आप लोग यार। मैंने क्या बोला? इसमें स्पेशल राइट्स दिए गए थे उनको। क्या दिए गए थे? स्पेशल राइट। एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं है। पहले धारा होती थी, अब राइट हो गए, अब उन्हें आर्टिकल कहने लगे। पहले जो संविधान बना था 1935 में, जो बातें थी वो धारा के अंतर्गत आती थी। जब आजाद हो गए तो उन्हें आर्टिकल कहने लगे, ठीक। चलिए अगली बात को समझ लो भाई, डिप्लोमेटिक पावर फिर खत्म हो गया है। डिप्लोमेटिक पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसे बोला जाता है कूटनीतिक शक्ति। क्या कहते हैं? कूटनीतिक शक्ति। आपने देखा होगा, ये शब्द सुना होगा, राजदूत, जिसे एम्बेसडर कहते हैं। बोलो जल्दी से। और दूसरा एक शब्द सुना होगा, उच्चायुक्त। इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति इन दोनों की नियुक्ति करता है। दूसरी बात सुनिएगा, ये दूसरे देशों में अपॉइंट किए जाते हैं। क्या मैंने कहा? इनको दूसरे देशों में अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहे। क्या बने रहे? डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उच्चायुक्त, इसको कहते हैं हाई कमिश्नर। इसको हाई कमिश्नर कहते हैं और इसको एम्बेसडर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? एम्बेसडर। याद बना रहेगा? बताइए।
जल्दी बोलो भाई, यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को बात इतनी समझ में आ गई। पावर बोलो जल्दी से, दिल से क्लियर है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो ये एक ट्रिक लिखी हुई है, जल्दी से समझ लो, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट है। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर और नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। प्रतिभा निकली किसकी, बोलो जल्दी से, प्रणव राम की। याद रहेगा? जल्दी से बताएं। हाँ, अध्यादेश भी राष्ट्रपति ही जारी करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो उसमें अध्यादेश, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यादेश जो शिवम होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 में, बस इतना ही लिखना है। 123 के आधार पर ऑर्डिनेंस इशू करता है राष्ट्रपति। ठीक, राजू का मतलब राजेंद्र प्रसाद है, राधा का मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकर का मतलब जाकिर हुसैन, गिरी का मतलब वीवी गिरी, फकरुद्दीन का मतलब है फकरुद्दीन अली अहमद। और इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी हुए थे, जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। इन्होंने सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए थे। रेड्डी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी, जेल का मतलब है ज्ञानी जैल सिंह, रमा का मतलब है रामा कृष्णन वेंकट रमन, शंकर का मतलब है शंकर दयाल शर्मा, नारायण का मतलब है के आर नारायणन, कलम का मतलब था एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा का मतलब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रणब का मतलब है प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे और सभी लोग याद भी रखोगे। सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। हाई कमिश्नर में कौन से ऑफिसर आते हैं? आईएफएस होते हैं बेटा सब। जो हाई कमिश्नर बनते हैं और जो एम्बेसडर बनते हैं वो सभी लोग आईएफएस होते हैं, जिनको हम फॉरेन सर्विस के अंतर्गत रखते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। मुद्दा खत्म हो गया। फरहान, यही नाम था क्या आपका? ठीक है, ठीक है, ओके। स्लाइड आपको दिखाई दे जाएगी, परेशान नहीं होइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अंग्रेजी में लिखा गया था, फिर बाद में हिंदी में भी लिखा गया। लेकिन राष्ट्रपति एक ही बार बने हैं सारे, एक बार नहीं बने। राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने हैं, एक ही बार बनते हैं, क्योंकि भारत में इतना बुढ़ा आदमी होता है उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है, जिसको 5 वर्ष बाद छुट्टी कर दी जाती है ना। तो ये अपने भारत की कहीं ना कहीं समस्या है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ 2 बार बने थे, और एक बार वो ऑलरेडी क्या थे, बोलो, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, एक बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही बार बनते हैं और एक ही बार बनने भी चाहिए, बहुत बार बनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इतना मुद्दा सभी लोग बता दें। डन 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 है सभी को? जल्दी से बता दो फटाफट, फिर क्लास खत्म की जाएगी, अगली क्लास में मुलाकात की जाएगी।